नेपाल में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को घर में घुसकर पीटा। पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया। पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब तक 22 की मौत और 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुए जनरेशन जेड के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृह मंत्री आवास व केंद्रीय प्रशासनिक इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, गृह मंत्री रमेश लेखक के निजी आवासों में भी आगजनी की। पार्टी दफ्तरों और पुलिस थानों पर हमले किए। संसद भवन, सिंह दरबार और सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। बैंकों में लूटपाट की गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पोडोल को काठमांडू में उनके घर के बाहर दौड़ा दौड़ाकर पीटा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना उन्हें हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी शेख हसीना की तरह देश छोड़ना पड़ा। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा अभी भी जारी है। अभी सवाल ये है कि आखिर ये आंदोलन क्यों भड़का? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने के चलते युवा उग्र हो गए या फिर इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? यहां पढ़े नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के पीछे के 6 कारण। बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली। नेपाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली भी एक गंभीर समस्या बन गई है। 2019 में जहां बेरोजगारी दर 10.39% थी, जो कि अब बढ़कर 10.71% हो गई है। इसी तरह 2019 में 4.6% की महंगाई दर थी, जो अब 5.2% हो गई है। नेताओं के बच्चों के ऐश और हम पर बैन। नेपाल में जनरेशन जेड यानी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निराशा थे। जेनजी की निराशा को गुस्से में बदलने का काम भाई भतीजावाद और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने, नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, शानो शौकत की पार्टियां और ब्रांडेड सामान यूज करने की सोशल मीडिया पर चर्चा ने किया। इसका असर ये हुआ कि नेपाल में इंडोनेशिया और फलस्तीन का नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं ने इस अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना माना। 3 बड़े घोटाला। नेपाल में 4 साल के भीतर 3 बड़े घोटालों ने युवाओं में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ा दिया है। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला। 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला। 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। इन घोटालों से युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी चरम पर पहुंच गई। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो ये आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इसके बाद सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले लोग और भी मुखर होकर सामने आए। ऐसे में सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो सरकार के खिलाफ लिखने बोलने वालों ने चिंगारी में घी डालने का काम किया। नेपाल में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। केवल 20% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा है। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर चला गया है। सियासी अस्थिरता। 5 साल में 3 सरकारें। नेपाल में जुलाई 2021 से लेकर अब तक, यानी 5 साल में 3 सरकारें आई। जुलाई 2021 शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2022 पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। इससे स्पष्ट है कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता की भारी कमी थी, जिसका सीधा असर आर्थिक
और सामाजिक विकास पर पड़ रहा है। विदेशी दखल से नेपाल सिर्फ मोहरा बन गया। जुलाई 2024 में जब केपी शर्मा ओली सत्ता में आए तो देखा गया कि उनका चीन की ओर झुकाव बढ़ा, जबकि उनसे पहले की सरकारों ने अमेरिकी प्रभाव में फैसले लिए, भारत की नीतियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए। भारत से बढ़ती दूरी। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल ने लिपुलेख दर्रे को अपने नक्शे में दिखाया, जिससे भारत के साथ संबंधों में तनाव आ गया। चीन से बढ़ती नजदीकी के कारण भी भारत के साथ संबंध प्रभावित हुए। इन तनावपूर्ण संबंधों का सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।